बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज गरीबी रेखा की बात करते हैं। क्या आखिर गरीबी कैसे तय की जाती है और ये रेखा कौन सी है गरीबी की? आखिर इसको मापने का तरीका क्या है? और पिछले दिनों एक बात आई थी कि लगभग 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये कैसे हुआ? आज इस पर मैं बात करूंगा लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को जो हिमालय लोग है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि मैं अब कुछ सामाजिक मुद्दों पर या जन सेवा के मुद्दों पर भी मैं बात कर रहा हूँ, विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रहा हूँ और इस बार में गरीबी रेखा पर बात कर रहा हूँ। शुरुआत में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद की बात हुई थी कि बहुत गरीबी थी, क्योंकि सब तो पहले मुगल लूटते रहे, उसके बाद अंग्रेज, ये सब लुटेरे रहे हजारों साल तक। जो भारत कभी यहाँ सोने की चिड़िया जिसको कहते थे उसको मुगलों ने लूटा। अपने ऐसे विभत्स तरीके से उन्होंने जो सभी ने राज किया उससे पूरा भारत गरीब हो गया और अंग्रेज बाकी सब अंग्रेज लूट गए। अब उसके बाद जब आज़ाद हुआ तो एक बड़ी समस्या थी कि गरीब को भोजन तक कैसे मिले। तीन चीज़ें थी, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज़ हो जाए तो लोग थोड़ा सा जीवन आगे बढ़े। तो शुरुआती दौर की जो सरकारें थी उनका यही रहा कि रोटी, कपड़ा और मकान। आपको याद होगा एक पिक्चर जिसमें आई थी 70 के दशक में ये बात आई थी कि गरीबी की रेखा को तय किया जाए, क्योंकि तब तक कुछ साधन भी आने लगे थे, नहरें हो गई थी, फसलें भी होने लगी थी, बड़े बांध भी आ गए थे, तो थोड़ा सा चेंज होने लगे थे। गरीबी की रेखा आते आते तक मैं आप बात करूंगा 2004 से लेकर 2009 तक की यूपी की सरकार थी, क्योंकि उन दिनों रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद थे, बिहार के जो थे मूल के थे, वो मंत्री थे और मैं उस मिनिस्ट्री को कवर कर रहा था। उन दिनों तक 13 बिंदु आ गए थे, ये बढ़ते रहते थे कि जैसे भोजन किया मनुष्य ने, उसके शरीर पे कपड़े हैं कि नहीं, भोजन में किया तो क्या किया, दूध, मछली, ये दूध, मांस, दाल, सब्जी वगैरह वगैरह इनके पास है कि नहीं, ये चीज़ें थी। इसके अलावा ये हुआ कि शिक्षा कितनी है, मेडिकल सुविधा क्या है, मनोरंजन के साधन क्या है, इस तरीके से 13 पॉइंट आ गए थे। अब गरीबी की परिभाषा हर समय बदलती रही है। पहले तीन चीजें सीधे से मैंने कहा, और एक तो इसको योजना आयोग तय करता रहा है और दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय है जिसको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी कहते हैं। इसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं पहले इसको बता दूं, बाद में आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह और मंत्री, उनके जो मिनिस्टर के साथ जो उनके सेक्रेटरी वगैरह स्टाफ थे वो भी थे। इसी पे एक सवाल आया था, या उन्होंने कहा था कि हम गरीबी की जो रेखा है उसको परिभाषा दोबारा गरीबी की तय करने जा रहे हैं। मेरा एक सवाल था, मैंने कहा कि हर क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियां हैं और सारे भारत को एक ही मापदंड में कैसे नाप सकते हैं। मैंने कहा कि ये जो मंत्रालय है, मंत्रालय के मंत्री तो हैं, ये जो अफसर हैं उनको भी ये बताना होगा। पहले एक था, उनके जो 13 पॉइंट थे, मैंने कुछ पॉइंट लिए थे। मैंने कहा कि आपके यहाँ एक सवाल है कि आपके तन पर कपड़ा है कि नहीं, यदि एक कपड़ा नहीं है तो उसका एक पॉइंट मिलता है। अब जैसे हम पहाड़ों की बात करें, गरीब लोग भी, वहाँ पर ठंड है, मांग के, या वो जो ऊन होती है उनके पास, भेड़ बकरियाँ वगैरह, या किसी फौजी से मांग के वो कपड़े पहन लेते हैं। तो जब वो जाते थे, देखते थे इनके तन पे कपड़ा, यस, तो उसको नंबर उसका नहीं मिलता था। लेकिन वही जब साउथ में जाते थे, वहाँ गर्मी है, वो लुंगी बांध के आदमी बहुत पैसा वाला है, वो बहुत साधन है, लेकिन कपड़े पे तन है, मतलब बहुत गरीब, अमीर भी नहीं, गरीब मध्यम, तो कपड़ा है कि नहीं, क्योंकि वो तो लुंगी बांध के बैठा है, तो उसको तो नंबर भी नहीं गया, जबकि वो गरीब था, नहीं था। अब इसी तरह बिहार में गए हो, वहाँ पे एक मुसहर जाति होती है, उसको कहा तुम खाते क्या हो सुबह शाम? हम मीट खाते हैं, जो मांस खाते हैं, सुबह भी मीट, शाम को, मतलब उन्हें देखा इनकी कैलोरी जो है बहुत अच्छी है, जबकि वो खाते थे, चूहा खाते थे। अब उनके नंबर मिल गए। इसी तरीके से पहाड़ों में गए, मकान पक्का, क्योंकि अब पत्थर तो अवेलेबल है, पत्थरों के मकान उन्होंने बना दिए। अपनी एक तरीका जो उनको डेवलप करने का था, मकान उनके पोत पात दिया, गोबर मिट्टी से जो पोत देते हैं। अब
मकान उनको नंबर नहीं मिले। लेकिन वही यदि हम दूसरे इलाकों में गए, पैसे वाला भी एक झूपड़ी टाइप बना के रहता है, उसका नंबर मिल जाते थे। तो ये इस तरीके की और भी चीज़ें थी, जैसे पहाड़ों में शिक्षा के प्रति या केरल में शिक्षा के प्रति लोग बहुत ही जागरूक रहे हैं। तो शिक्षा है कि हाँ, तो शिक्षा का यदि वो गरीब है लेकिन वो पढ़ा लिखा था, उसको एक नंबर नहीं मिलता था। लेकिन साउथ में या और भी जो आदिवासी इलाके थे या गरीब इलाके थे, उनमें वो पढ़ते लोग हैं नहीं, तो उनका नंबर नहीं मिल जाता था, तो उनके नंबर बढ़ जाते थे, वो गरीबी रेखा में आ जाते थे। तो आखिर भारत में ऐसे नियम क्यों होने चाहिए? हर इलाके के गरीबी तय के होने चाहिए, और आज भी यही विसंगतियाँ चल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये गरीबी क्या है। भोजन, कपड़ा और आश्रय सहित बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन न होना ही गरीबी है। हालांकि गरीबी सिर्फ पर्याप्त धन न होने से कहीं अधिक है। विश्व बैंक संगठन गरीबी का वर्णन इस प्रकार करता है: गरीबी भूख है, गरीबी आश्रय का अभाव है, बीमार होना और डॉक्टर को न दिखा पाना गरीबी है। गरीबी का मतलब स्कूल तक पहुंचना होना और पढ़ना न जानना है। गरीबी का मतलब नौकरी न होना, भविष्य का डर, एक समय एक दिन जीना है। इस तरह से बहुत सी बातें कही गई है। गरीबी रेखा क्या है? आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में निर्धनता रेखा भारत में मान्य निर्धनता रेखा से काफी ऊपर है। औसत आय का आकलन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। आपने बीपीएल सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी बीपीएल। और बीपीएल का मतलब क्या होता है? बीपीएल का मतलब गरीबी रेखा से नीचे है। यह सीमा आय से संबंधित एक आर्थिक बेंचमार्क है। यह भारत सरकार तय करती है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और परिवारों को सरकारी सहायता की तत्काल आवश्यकता की पहचान करने में मदद मिल सकती है। भारत में गरीबी की पहचान आखिर क्यों की जाती है? इसका महत्व क्या है? वास्तव में भारत में गरीबी का आकलन कई कारणों से आवश्यक है। गरीबी की पहचान है। गरीबी का अनुमान गरीबी उन्मूलन योजना का एक हिस्सा है जो समाज में गरीबी उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। यह गरीबी को दूर करने के लिए शुरू की गई कई सरकारी योजनाओं की प्रभावशालीता पर नजर रखने में सहायता करता है। भारत का संविधान एक निष्पक्ष और न्याय संगत समाज की गारंटी देता है। इसलिए गरीबों का आकलन समाज के कमजोर वर्गों की पहचान को आसान काम बनाकर ऐसे समाज का मार्ग प्रशस्त करता है। अभी गरीबी रेखा से नीचे क्या है? वास्तव में न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय को गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है। बीपीएल का मतलब गरीबी रेखा से नीचे है। इसका उपयोग अक्सर सरकारी या सामाजिक नीति चर्चाओं में गरीबी विरोधी पहलुओं को मापने और उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किसी भी आर्थिक स्थिति को संदर्भित करने के लिए अधिक व्यापक रूप से किया जा सकता है, जिसमें किसी के लिए जीवन के सबसे बुनियादी स्तर को भी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। मूल गरीबी रेखा को विभिन्न तरीकों से इनकी पहचान की जा सकती है। इनकी गणना सबसे लोकप्रिय विधि में भोजन, कपड़े और आवास जैसी आवश्यक लागतों का विश्लेषण करना शामिल है। एक अन्य लोकप्रिय रणनीति में सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया जाता है और इसमें उत्तरदाताओं से पूछा जाता है कि उन्हें जीवन यापन के लिए मासिक या वार्षिक स्तर पर कितने पैसे की आवश्यकता होती है। मूल गरीबी रेखा आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित की जाती है या हालांकि क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर भी की जानी चाहिए। विभिन्न स्थानों में गरीबी के स्तर की तुलना करते समय यह उपयोगी होती है। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का पूर्ण काल है। भारत सरकार इस मानदंड का उपयोग उन नागरिकों की पहचान करने के लिए करती है जिनके पास कम साधन है और उन्हें जीवित रहने के लिए सरकार की मदद की आवश्यकता होती है। यह बेंचमार्क अक्सर उस न्यूनतम दैनिक वेतन पर आधारित होता है जो किसी व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए विचार करना चाहिए। एक सर्वेक्षण बताता है कि 25 से 30% भारतीय हैं वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अब बीपीएल का इतिहास भी थोड़ा समझ लेते हैं। 1962 में योजना आयोग
के टास्क फोर्स ने न्यूनतम जीवन स्तर पर सुझाव दिया था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 25 रुपये प्रति व्यक्ति है, जिसमें कोई राज्य वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा नहीं है। 1970 के दशक के बाद निचले बीपीएल स्तर के मानदंडों को फिर से संशोधित किया गया और अब इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49.1 और शहरी क्षेत्रों के लिए 56.7 की दैनिक न्यूनतम आय शामिल है। 1993 में विशेषज्ञों की एक समिति ने समग्र गरीबी रेखा की अवधारणा को राज्य स्तर की परिभाषा में विभाजित किया, जिसमें प्रत्येक राज्य की गरीबी रेखा स्वतंत्र रूप से बताई गई। फिर 1912 में ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा ₹972 थी, शहरी भारत में यह 1407 रुपये थी। यानी इस सीमा से नीचे के जो लोग इतना कमा रहे थे वे गरीबी की रेखा के नीचे थे। इस दौरान रिपोर्ट के अनुसार उस साल करीब 29.5% भारतीय गरीबी रेखा से नीचे थे और रंगराजन पैनल ने बताया था कि 2014 में देश में 38% आबादी के बराबर यानी 454 बिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे, यानी 45 करोड़ 40 लाख लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे। वैसे गरीबी रेखा को लेकर एक अच्छी खबर भी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तरफ से बताया गया कि साल 2000 से लेकर 2022 तक विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से यह विश्लेषण किया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि कुछ गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं। इस पूरे जो प्रोसेस था इसमें 81 देश शामिल थे। इसमें कई चीज़ों को देखा गया था, जैसे कि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे जी रहे, शिक्षा और स्वास्थ्य तक उनकी कितनी पहुंच है, उनको उपलब्ध आवास, पेयजल और बिजली जैसी सुविधाओं पर भी नज़र रखी गई थी। इस तरह भारत में इन जो 15 साल से इसमें 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, जिससे गरीबी सूचकांक में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ। भारत में उसे गरीबी पर रेखा पर विचार 1962 में शुरू हो गया था। योजना आयोग में एक कार्यकारी समूह स्थापित किया गया था और इसके बाद 1979 में एक टास्क फोर्स भी बनाया गया। योजना आयोग के स्थापित इस कार्य समूह ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा तैयार की थी। 1962 के कार्यकारी समूह के अनुसार 5 निवासियों के प्रत्येक परिवार के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 125 रुपये होनी थी। यानी जो लोग इनसे कम कमाते थे, 5 लोगों का परिवार, वो उस गरीब माने गए थे। इसमें जो राज्य सरकार उनको शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करती थी वो इसमें शामिल नहीं था। इसके बाद BM दांडेकर और N रथ इन्होंने काम किया था और इनका ये मानना था कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में यानी प्रतिदिन 2250 कैलोरी लोगों को भोजन मिलना चाहिए। जो इनसे कम मिलता था वो गरीबी रेखा में थे। 1979 में वाई के अलग ने भी पोषण संबंधी आवश्यकताओं और उससे संबंधित उपभोग व्यय के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा तैयार की थी। 1993 में लकड़ावाला समिति आई थी और इस समिति ने खपत व्यय को कैलोरी खपत के आधार पर मापा जाने की बात कही थी। इसी तरह सुरेश तेंदुलकर की समिति भी आई थी, ये 2009 में आई थी और इस समिति ने भी गरीबी रेखा का एक मसौदा तैयार किया था और इस समिति को कई सिफारिशें दी गई थी और इस समिति की गणना अनाज, कपड़े, खाद्य तेल, मनोरंजन, ताजे फल, ईंधन, जूते, शिक्षा, सूखे मेवे, दालें, फल, मांसाहार आदि वस्तुएं, सब्जियां, नमक, चीनी और मसालों जैसे वस्तुओं की खपत पर यह आधारित थी। इसके बाद C रंगराजन कमेटी भी 2012 में आई थी। यह भी योजना आयोग ने एक कमेटी बिठाई थी। इसी तरह अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स भी आया था। इसने 2016 में सरकार को अपना एक प्रस्ताव दिया था। नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तहत वर्गीकृत 12 मापदंडों पर राज्यों और सूचकांकों की रैंकिंग करके 2021 में एक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। नीति आयोग का अनुमान है कि भारतीय आबादी का लगभग 25% बहुआयामी गरीब है। वैसे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी की भी एक कमेटी बैठी थी जो कि
1867 और 68 में इसने गरीबी का आकलन करने का काम किया था। हालांकि समिति गरीबी रेखा का कोई उपयोग नहीं किया था। इसमें चावल व आटा, दाल, घी, मटन, नमक, सब्जियां और तेल के निर्वाह आहार की लागत का उपयोग करके इसे मापा गया था। इसके बाद 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और प्रोफेसर के.टी. शाह ने इसके सचिव के रूप में काम किया था और इसका उद्देश्य जनता के लिए पर्याप्त जीवन स्तर को सक्षम करने के लिए एक आर्थिक योजना तैयार करना था। इस तरह लंबे समय से गरीबी को दूर करने का काम भारत में चलता रहा है। इंदिरा गांधी के समय में भी गरीबी हटाओ एक नारा दिया गया था, लेकिन गरीबी आज तक नहीं हट पाई है। होता क्या है एक्चुअली, जिस समय गरीबी रेखा ऐसा कुछ नहीं है। गरीबी रेखा सरकार तय करती है कि हमें इतने लोगों को इतनी कैटेगरी में रखना है और उसी के तरह के अपने मानदंड बना दिए जाते हैं और उसी की कैटेगरी में जो लोग आ जाते हैं उनको ये गरीब घोषित कर देते हैं और उनके जो मानदंड हैं वो हमेशा विवाद के विषय रहे हैं और उनकी परिभाषा हमेशा विवाद में रही है। और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां, योजना आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भी योजना आयोग यानी नीति आयोग जो है ये तय करता रहा है और ये सभी एक मत भी नहीं है, विद्वान भी एक मत नहीं रहे, आर्थिक पक्ष से जुड़े लोग भी नहीं रहे हैं। तो आखिर सवाल है कि भारत आज़ादी के 75 साल हो गए, इसमें भी गरीबी की रेखा को तय नहीं कर पाया है। यदि आप देखेंगे पुस्तकों में, आप गूगल में भी देख लीजिए, विभिन्न तरह की बातें आएंगी, लेकिन मुख्य तौर पर मेरा यही था कि पहले रोटी, कपड़ा और मकान था। उसके बाद जैसे जीवन की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, डेवलपमेंट हुआ, लोगों की बुद्धि का विकास भी हुआ, सोचने समझने की हुई, लोगों के पास पैसा भी आया, तो गरीबी की बढ़ती गई। यदि हम आज के संदर्भ में देखें, यदि आज का जो BPL के लोग हैं उनको इतना मिलता है, यदि हम आज़ादी के दौर पे चले जाए, यदि हम 1947-48 की बात करें तो आज का जो BPL है वो उस जमाने का मध्यम वर्ग का रहा होगा। यानी आज BPL का भी बहुत बड़ा स्तर है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है कि लोग भी तो बढ़ गए, टाटा, बिरला या दूसरे समाजों के जो आर्थिक स्तर जो हुआ वो बढ़ गया लोगों का, तो अब उसी तरह की उनको भी तो मिलनी चाहिए, इसलिए वो BPL माने जाते हैं। तो ये समय समय पर इस तरह के बदलता रहता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि भारत सरकार को हर क्षेत्र के हिसाब से BPL की परिभाषा को तय करना चाहिए। हिमालय के लोग एक परिभाषा और वही साउथ के लोगों के समुद्र किनारे रहने वालों को, या वही जो बिहार और इधर आदिवासी या नीचे आदिवासी बेल्ट पे चले जाए, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का इलाका है, आंध्र प्रदेश का ये जो बड़ा वहाँ पे एक बड़ी बेल्ट है आदिवासी वाली, वो क्या इसी परिभाषा में आ जाएंगे? तो इसको देखना चाहिए। यह है गरीबी की परिभाषा। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।